अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। तो क्लिनिकल फार्मेसी किसे कहते हैं हम? क्लिनिकल फार्मेसी हमारे पास ऐसी फार्मेसी की ब्रांच है जो डील करती है रैशनल ड्रग यूज़ के साथ। ठीक है, रैशनल का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल हो, मतलब किसी रीज़न के लिए हो। ऐसे नहीं कि हम मेडिसिन दे रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो वो हो जाती है इर्रेशनल। तो जब भी हम रैशनल यूज़ को प्रमोट करते हैं तो वो कहलाती है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी भी हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर ही आ जाती है। ये जो है टोटली पेशेंट ओरिएंटेड होती है, मतलब पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनसे डील कर रही होती है। डेफिनेशन अगर हम देखें क्लिनिकल फार्मेसी की, ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो इन्वॉल्व करती है प्रमोशन ऑफ सेफ़, एफिकेशियस और कॉस्ट इफ़ेक्टिव। मतलब तीन चीज़ें, मेडिसिन सेफ़ भी होनी चाहिए, एफिकेशियस भी हों, मतलब सेफ़ होने के साथ साथ पेशेंट को फ़ायदा भी हो उनसे, और तीसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, पेशेंट उनको अफोर्ड भी कर सकता हो। ठीक है, एक मेडिसिन है, सेफ़ भी है, एफिकेशियस भी है, पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फिर वो जो है मिलेगी नहीं उसको, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें देख रहे होते हैं मेडिसिन में के लिए भी, और मेडिकल जो डिवाइसेस भी आ जाते हैं हमारे पास, मेडिकल के डिवाइसेस जितने भी हैं वो सब चीज़ें। तो क्लिनिकल फार्मेसी हमारे पास क्या करेगी, प्रमोशन ये कर रही होती है सेफ़, एफिकेशियस और कॉस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस और मेडिकेशन डिवाइसेस। या जो है ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी जो डील करती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फार्माकोथेरापी, मतलब फार्माकोथेरापी को बेस्ट ऑप्टिमाइज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट वूमेन थी, उसको जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया रोटेक या आर्थोटेक, जिसमें हमारे पास डाइक्लोफेनेक प्लस मीज़ोप्रोस्टोल होता है। अब एज अ पेन किलर जो है डाइक्लोफेनेक देनी थी, मगर मीज़ोप्रोस्टोल हम देते ताकि वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की प्रोटेक्शन करा सके। अल्सरेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास एनसेड के, एनसेड्स जो है वो अल्सर करा रहे होते हैं, तो उनकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें मीज़ोप्रोस्टोल ऐड की जाती है। तो अब प्रेगनेंसी में हमारे पास रोटेक जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है मिसकैरेज करा सकती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसलिए बीइंग अ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या रोल आ जाएगा कि वो जो है डॉक्टर को समझाएगा कि ये जो है होल्ड करनी है हमने आर्थोटेक, इस पेशेंट को नहीं देनी, इसकी जगह हम किसी और पेन किलर की तरफ जाए और जो है गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट कोई और यूज़ करें। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट आता है पैरासिटामोल पॉइजनिंग के साथ, तो उसमें फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है, बताता है कि किस तरह से हमारे पास N-एसिटाइलसिस्टीन का पूरा प्रोटोकॉल चलेगा। तो फिजिशियन जब भी N-एसिटाइलसिस्टीन की मुख्तलिफ जो है कंसनट्रेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो N-एसिटाइलसिस्टीन हमारे पास पैरासिटामोल का एंटीडोट होता है, तो वो यूज़ करते हैं हम। 150 mg पर kg का पहला डोज बनता है फॉर 1 आवर्स। 21 आवर्स का टोटल जो है प्रोटोकॉल होता है, 1 आवर, देन 4 आवर, और लास्ट में जो है 16 आवर की इन्फ्यूजन चलती है। तो पहला जो जाता है डोज़ वो 150 mg पर kg पर डोज से जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए जो डोज़ बनता है वो 50 mg पर kg पर डोज से, और लास्ट 16 आवर्स वाला 100 mg पर kg पर डोज़ के हिसाब से जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से टोटल 3 इन्फ्यूजन्स बनती हैं N-एसिटाइलसिस्टीन की, वो फिर जो है पेशेंट तक जाती हैं। 5 आवर्स या 7 आवर्स राइट जो होती हैं, 5 भी होते हैं, अब जो है रिसेंटली इनको 7 आवर्स कर दिया गया, प्रमोट होके 2 और एडिशन हो गई है। अब राइट पेशेंट, राइट ड्रग, मतलब पेशेंट सही हो, हम जिसको ड्रग दे रहे हैं वो उसी के लिए। दूसरी राइट ड्रग, ड्रग उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है पेशेंट के लिए, राइट डोज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी राइट हो, इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ थेरापी ठीक होनी चाहिए, और एक्सपायरी पेशेंट के उसकी जो ड्रग है उसकी चेक करेंगे हम कि एक्सपायर्ड ड्रग्स तो नहीं है। तो ये सब की सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। फीफो हमारे पास रूल होता है। फीफो का मकसद क्या होता है कि फ़र्स्ट एक्सपायरी फ़र्स्ट आउट, जो नियर एक्सपायरी ड्रग्स होंगी ना उनको पहले जो है डिस्पेंस किया जाता है ताकि उनको पहले यूटिलाइज़ किया जा सके। शुरुआत में हमारे पास जो है ना फार्मेसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती थी, तो लेट 90s में फार्मेसी को जो है ना पेशेंट ओरिएंटेड बनाया गया, क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। USA के अंदर हमारे पास 10 से 25% हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना वो नॉन कंप्लाइंस की वजह से होती है, मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं 10 से 25% तक वो नॉन कंप्लाइंस की वजह से आते हैं। तकरीबन नंबर अगर हम देखें 1,25,000 डेथ्स पर ईयर होती हैं USA में नॉन कंप्लाइंस की वजह से। अब क्लिनिकल फार्मेसी की थोड़ी हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1976 में वाशिंगटन DC US में जो है फार्मासिस्ट एसोसिएशन थी, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने डिसाइड किया कि फार्मेसी की भी जो है ना स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है, तो फार्मासिस्ट भी स्पेशलाइज्ड हो, तो वो स्पेशलाइज अपनी जो है
सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ फार्मासिस्ट आ जाते हैं, पीड्स फार्मासिस्ट हैं, कार्डियो के फार्मासिस्ट हैं, जीरियाट्रिक हैं, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट हैं, फार्माकोथेरापी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फिर जो है ना इनसे रिलेटेड एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटी, मतलब जहाँ पे फार्मेसी की स्पेशलिटीज़ कराई जाती थी उनसे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेशन दी जाती थी फार्मासिस्ट को। ठीक है, तो BCPS हम कहते हैं, बोर्ड सर्टिफाइड फार्मेसी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो भी इनमें से किसी भी जो है स्पेशलिटी के अंदर इन्वॉल्व हो वो हमारे पास फार्मासिस्ट कहलाएंगे, BCPS। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के? क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ऑब्जेक्टिव सबसे पहला फिजिशियन को असिस्ट करना, ताकि वो जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट कर सके। जहाँ पे भी ड्रग की सिलेक्शन का मामला आएगा तो फार्मासिस्ट जो है या क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो अपना रोल प्ले करेगी कि डॉक्टर जो है सबसे अप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट कर सके जो हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस हैं उनके अंदर से। फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास अब आ रहा है एक RTI के साथ, तो उसे हम बताएंगे डॉक्टर को कि बेस्ट चॉइस हमारे पास एजोमैक्स हो सकती है 500 mg स्टेट देन 250 mg Q24 आवरली, या जो है हमारे पास दूसरी इसके अलावा चॉइस है क्लैरिटेक्स 500 mg Q12 आवरली। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ को जो है असिस्ट करना। नर्सिंग स्टाफ को किस सेंस में असिस्ट करेंगे फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट? वो जब भी डोज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे होंगे तो नर्सिंग वालों को बताना काम फार्मासिस्ट का होता है कि ये इस रेट पे देंगे, इस तरह से हमने इसकी डाइल्यूशन बनानी है, इस चीज़ के साथ हम जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक है उसको हमने किस में डाइल्यूट करना है, या किसी ड्रग को किस जो है सूटेबल हमारे पास फ्लूइड में डाइल्यूट किया जाएगा, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट हो सकती है, डेक्सट्रोज में हो सकती है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बताना कि ये IV जाएगा, IM जाएगा, अगर कोई ड्रग IV है तो किस रेट पे जाएगी, बोलस है, इन्फ्यूजन है, तो ये सब चीज़ें जो है नर्सिंग स्टाफ को क्लिनिकल फार्मासिस्ट बता रहा होता है। इसके अलावा काउंसलिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, उनके पेशेंट को बताना ये ड्रग जो है इस यूज़ के लिए है और इस तरह से लेनी है, ताकि पेशेंट जो है अपनी ड्रग के साथ स्टिक रहे, वो जो है टाइमली सारी मेडिसिन्स ले और प्रॉपर तरीके से ले। तो पेशेंट की काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है, वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है कि वो पेशेंट को काउंसिल करे प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ के बारे में। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन, कोई भी ड्रग इंटरेक्शन है कि ये ड्रग जो है इसकी एफिकेसी को कम करेगी, या ये ड्रग जो है हमारे पास इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा सकती है, तो ये सब चीज़ें जो है देख रहा होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसके अलावा ड्रग फूड इंटरेक्शन कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती है लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैल्शियम प्रोडक्ट्स के साथ हम नहीं दे रहे होते, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है बताना कि जो है ये दूध वगैरह या ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ मत लीजिएगा, अदरवाइज़ इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का या क्लिनिकल फार्मेसी का रोल आ जाता है। इसके अलावा ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन, बहुत सी कंडीशंस में जो है ड्रग हमारे पास इफ़ेक्ट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई ड्रग किडनी के थ्रू निकलती हो, रीनली एक्सक्रीट आउट होती हो, और पेशेंट अगर CKD का है या जो है उसको किडनी की प्रॉब्लम है कोई भी, तो हो सकता है ड्रग की क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो रही, ड्रग एक्यूमुलेशन होगी तो टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बताएगा कि ये जो है ड्रग रीनली निकलती है तो इसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या दूसरी ड्रग की तरफ स्विच करना है, तो यहाँ पर भी जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है। इसके अलावा TDM थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जब भी करनी होती है, ख़ासतौर पर नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स में वारफेरिन वगैरह हो गई या जो भी हमारे पास नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं, उनकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में भी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है, बताता है कि ये ड्रग जो है इस तरह देनी है और इसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वगैरह या हमारे पास उसके लिए ये टेस्ट करानी है। फॉर एग्जांपल वारफेरिन का यूज़ है तो वारफेरिन के लिए बतानी होती है कि हमारे पास INR टेस्ट है, ठीक है, तो वारफेरिन का बताना है कि ये किस तरह से हमने जो है देनी है और किस तरह इसकी मॉनिटरिंग वगैरह है। इसके अलावा पेशेंट को असिस्ट करना मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के लिए और मिनिमम ADR, मतलब ड्रग से जो है ADRs को बचाया जाए, कम से कम किए जाए और थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बढ़ाया जाए। जब भी ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए ये किसी एक पर्सन पे अप्लाई कर दें तो वो आ जाते हैं रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। मतलब जो भी बंदा हमारे पास असिस्ट कर रहा होगा फार्मेसी वाला फिजिशंस को ड्रग की सिलेक्शन से रिलेटेड और ड्रग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, इसके अलावा फार्मेसी वाला जब भी नर्सिंग स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड असिस्ट कर रहा होगा तो ये आ जाते हैं रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट में कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं। यही चीज़ें जब हम जो है अप्लाई करते हैं किसी एक पर्सन पे जो ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट में आ जाते हैं। यही सब चीज़ें। प्रॉब्लम्स या लैकिंग क्या होती हैं? अब सबसे पहला लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो हम जो है किस तरह से डील करेंगे।
पेशेंट को या फार्मासिस्ट जो है फिजिशियन नर्सिंग स्टाफ के साथ जब भी डील कर रहा है तो नॉलेज की बेसिस पे ही वो अपनी डील कर सकता है। जब भी नॉलेज नहीं होगी तो हम जो है मैक्सिमम चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो अपनी नॉलेज अप टू डेट रखना और मैक्सिमम चीज़ें रखना अपने पास सबसे पहली वो आ जाती है कि जहाँ पे भी नॉलेज की कमी होगी तो अल्टीमेटली जो है वो अपनी प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब नॉलेज भी है मगर वो बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी जो है लैकिंग आ जाती है, फिर जो है प्रॉपर अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत सी जगहों पे होता है, आप देख रहे होते हैं बहुत से इदारों में कि बंदे के पास कोई मोटिवेशन नहीं होती, बस आते हैं अपनी ड्यूटी की और चले गए, टाइम निकालना है। इसी तरह स्टडीज़ में भी आप लोग देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट हैं, मोटिवेशन नहीं है कि पढ़ना है या कोई मतलब उसके पीछे मोटिव नहीं है, उनका मोटिवेशन नहीं है, तो फिर जो है वो दिल से काम नहीं हो रहा होता। तो जब तक मोटिवेशन नहीं होगी तो बंदा जो है अपनी सर्विसेज या काम अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब हॉस्पिटल में जब भी हमारे पास सेटअप होता है ना, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, फार्मासिस्ट है, फिजिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, दूसरे हेल्थ सपोर्ट स्टाफ है, सब के सब मिल के चल रहे होते हैं। जब भी मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होगी, आपस में टीम्स एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चल रही होंगी तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके अलावा अवेलेबल ऑफ सोर्स, अब ऊपर वाली सब चीज़ें हैं, नॉलेज भी है आपके पास कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, आपके पास पूरी टीम है, मगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिनके थ्रू आप काम करना चाहें। तो लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से भी जो है प्रॉब्लम आती है कि आप जो है अपना काम या चीज़ें आगे डिलीवर नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पेशेंट कंप्लायंस से आगे कंटिन्यू करेंगे।